इतिहास में जब भी बहादुरी की बात चलेगी तो यकीन मानिए ये कहानी जरूर निकलकर सामने आएगी। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। सन 1935 में साउथ टेक्सास में रॉय बेनाविट्ज नाम के इस व्यक्ति का जन्म हुआ, लेकिन बदकिस्मती से बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया और उसके बाद उसे अपने चाचा के यहाँ रहने के लिए भेज दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से उसे बहुत छोटी उम्र में ही अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर में पैसों की तंगी थी और उसे अपने जो घर वाले थे उनके खेतों में काम करवाना था। लेकिन 18 साल का होते होते उसके दिमाग में अब ये बात बैठ चुकी थी कि उसे यहाँ से निकलना है और बाहर निकलकर अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा काम करना है। उसने आर्मी में जाने का प्लान बनाया और जाकर आर्मी में खुद का नाम लिखवाया। तब आर्मी में शामिल होना अमेरिका में बहुत आम बात थी और उसका सीधा एयरबोर्न स्कूल में एडमिशन हो गया। ये एडमिशन होने के बाद उसे सीधा 82nd डिवीजन, जो बहुत फेमस है, और उसमें उसे शामिल कर लिया गया। ये वही 82nd डिवीजन है जिसमें तकरीबन 1.25 लाख सैनिक अमेरिका से वियतनाम युद्ध में सन 1964 में भेजे गए थे और इन 1.25 लाख सैनिकों में एक हमारा रॉय बेनाविट्ज भी था। और तभी उस युद्ध में पहुंचते ही इस टुकड़ी को, जो इनकी टुकड़ी बनाई गई थी रॉय बेनाविट्ज वाली, उसको ये ऑर्डर मिला कि उन्हें अब दुश्मनी सेना की ड्रेस पहनकर ही युद्ध में बाहर निकलना है। बिना कुछ सोचे समझे रॉय ने भी वो दुश्मनी सेना वाली ड्रेस पहन ली और जैसे ही ड्रेस पहनकर वो बाहर निकले तभी रॉय अपनी टुकड़ी से अलग हो गया और वो जंगलों के बीच से जा रहा था और उसे यहाँ पता भी नहीं था कि दुश्मनी सेना ने जिस जंगल से वो क्रॉस कर रहा है उसमें बहुत सारी लैंडमाइंस बिछा रखी हैं। तभी उसे सामने अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी दिखी और जैसे ही उसने अमेरिकी सेना की टुकड़ी को देखकर हाथ हिलाया तभी एक वहां साइड में रखी लैंडमाइन फट गई उसके पैर लगने की वजह से और वो बहुत दूर जाकर गिरा। जिसके बाद अमेरिकी सेना ने देखा कि ये तो कोई दुश्मनी सेना का बंदा है, लेकिन ये हमारी तरफ हाथ क्यों हिला रहा है। इससे पहले कि वो उस पर गोली चलाते उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार जाकर चेक किया जाए और जैसे ही वो उसके पास चेक करने के लिए गए तो उनको पता चला कि ये तो हमारी ही सेना का व्यक्ति है। लेकिन रॉय अब बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसे तुरंत वहां से उठाकर अमेरिका भेजा गया और वहां जाकर एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लेकिन जैसे ही वहां पर डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो उन्होंने बता दिया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत भयंकर चोटें आई हैं और वो कभी अब जिंदगी में नॉर्मली चल नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई और वो दिक्कत ये थी कि जैसे ही रॉय वहां पर पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे अब ये बोल दिया था कि अब उसे आर्मी से डिस्चार्ज किया जाएगा क्योंकि वो अब सही से चल नहीं सकता। लेकिन रॉय ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज उसे आर्मी से डिस्चार्ज मत कीजिएगा, आर्मी उसका पैशन है और उसे इस बात पर बहुत गर्व है। वो बार बार डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे फिर से वियतनाम युद्ध में भेज दीजिए, उसे वहां पर लड़ना है। लेकिन डॉक्टर भी बेचारा क्या करता, वो वहां से नहीं भेज सकता था। उसने डॉक्टर से फिर एक बार रिक्वेस्ट की कि उसे प्लीज कुछ दिन दे दीजिए, वो खुद को रिकवर करके आपको दिखा देगा, मुझे पता है मैं रिकवर हो जाऊंगा। और डॉक्टर ने भी उसकी बात मान ली और कहा कि तुम्हारे पास थोड़ा ही टाइम है, ज्यादा टाइम मैं आपको नहीं दे सकता और अगर तुमने रिकवर कर लिया तो मैं तुम्हें आर्मी से डिस्चार्ज नहीं करवाऊंगा, अगर नहीं कर पाए रिकवर तो ऑब्वियसली तुम आर्मी से डिस्चार्ज हो जाओगे। ये बात सुनकर रॉय को अंदर से झटका लगा और उसने कुछ करने का सोचा। जब सारे लोग रात को हॉस्पिटल के दरवाजे वगैरह बंद करके उसको सोने के लिए छोड़ के चले जाते थे तब रॉय अपने आप को हॉस्पिटल वाले बेड से नीचे गिरा लेता और ऐसे नीचे चल चलकर दीवार के सहारे पकड़ पकड़ कर खुद को खड़ा करता और यहाँ चलने की कोशिश करता। लेकिन बदकिस्मती से उसे यहाँ चला नहीं जा रहा था। ये काम उसने पूरे 6 महीनों तक किया। वो एक बार फिर से छोटे बच्चों की तरह खुद को सिखा रहा था कि अब चलना कैसे है। लेकिन जैसे ही हर रोज उसके डॉक्टर्स उसको आकर देखते और उसके पैरों में होने वाले बदलाव को देखते तो वो भी उसे चमत्कार बोलते। वो खुद हैरान थे और उसे बार बार ये बोल रहे थे कि ये तो चमत्कार तुम्हारे अंदर हो रहा है, कोई इतनी तेजी से रिकवर हो ही नहीं सकता लेकिन तुम कर रहे हो। और फाइनली 6 महीनों बाद डॉक्टर ने उसे बोल दिया कि तुम अब आर्मी में रहने के काबिल हो। ये बात सुनकर रॉय बहुत खुश हुआ और डॉक्टर्स ने आगे जो बड़े अधिकारी थे उनके आगे नाम रिकमेंड किया रॉय का। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि एक बार जो बंदा चोटिल हो गया वो आगे युद्ध में सही से नहीं लड़ पाएगा, इसलिए हम इसे कोई मैदान वाली नौकरी नहीं लेकिन हम इसे बैठे बिठाए वाला काम जरूर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ रॉय ने फिर से अपने अधिकारियों के आगे प्रार्थना करी कि उसे फिर से 82nd डिवीजन में भेज दिया जाए। वो उसके लिए लड़ना चाहता है लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। जिसके बाद उसे इस नौकरी को करने के लिए साउथ कैरोलिना भेज दिया गया और वहां जैसे ही उसने ज्वाइन किया उसने ठान लिया था कि वो यहाँ रहकर अपने शरीर को तैयार करेगा और अब की बार बजाय 82nd के वो बल्कि स्पेशल फोर्सेज की टुकड़ी को ज्वाइन करेगा। यकीन मानिए अमेरिका में स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी को ज्वाइन करना ना सिर्फ तब बल्कि आज भी हद से ज्यादा मुश्किल माना जाता है। इसमें जाने का सपना हर कोई देखता है लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसे ज्वाइन कर पाते हैं। अपने शरीर को अगले 6 महीनों के लिए फिर से तैयार करने के लिए रॉय ने दिन रात मेहनत करी और जैसे ही उसका शरीर पूरा फिट हो चुका था, एकदम बूस्ट कर चुका था उसका शरीर, उसने सीधा जाकर अपने अधिकारियों से परमिशन मांगी कि वो उसे स्पेशल फोर्सेस में ट्राई करने की परमिशन दें।
उसके अधिकारियों ने भी दे दी और कुछ महीने बाद उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और वो अब स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर चुका था। स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के 1 साल बाद यानी कि सन 1968 में तब उस लैंडमाइन वाले हादसे को तकरीबन 4 साल बीत चुके थे, उसे फिर से अब वियतनाम युद्ध में लड़ाई के लिए भेजा गया। लेकिन अब जब वो वियतनाम के युद्ध में पहुंचा तब इस समय वियतनाम का युद्ध अपने चरम सीमा पर चल रहा था। उसी साल 2 मई के दिन रॉय अपने टेंट में बहुत आराम से आराम कर रहा था और तभी उसे बाहर लगे रेडियो की एक कॉल सुनाई दी और वो तुरंत उस रेडियो की कॉल सुनने के लिए अपनी तरफ उसकी तरफ भागने लगा। इस कॉल के आवाज में बहुत ज्यादा घबराहट थी और कोई था जो पिछली तरफ से रेडियो के उस तरफ से बहुत बुरी तरह से मदद मांग रहा था। वो बोल रहा था हमें दुश्मनी सेना ने घेर लिया है, हमें तुरंत रेस्क्यू किया जाए। लेकिन ये आवाज सिर्फ और सिर्फ रॉय तक ही पहुंच रही थी। वैसे तो उस समय इस तरह की रेडियो की नकली आवाज भी बनाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ पीछे गोलियां की आवाज भी रॉय को सुनाई दे रही थी, जिससे रॉय को विश्वास हो गया कि कोई है उनकी सेना का जो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉल मदद के लिए आई थी वो असल में स्पेशल फोर्सेस के ही 12 जवानों की एक टुकड़ी जो जंगल की तरफ अपने पेट्रोलिंग पर गई हुई थी उनकी तरफ से आ रही थी। और इनमें 12 लोगों में से जो कुछ लोग थे उनको तो रॉय पर्सनली भी जानता था। वो बार बार बोल रहे थे कि हम जंगल के बिल्कुल बीचों बीच फंसे हुए हैं और हमारे चारों तरफ हजारों वियतनामी सैनिक यहाँ खड़े हैं और हम पर कभी भी वो गोलियां लेकर चढ़ सकते हैं। और तभी ये जब कॉल चल ही रही थी तभी रॉय को ऊपर से अपनी तरफ 2 हेलीकॉप्टर्स आते हुए दिखाई दिए। ये अमेरिकी सेना के ही हेलीकॉप्टर थे जो बेस तक पहुंच रहे थे। तुरंत जो रॉय था वो उन हेलीकॉप्टर्स की तरफ भागा और वो जहाँ हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंड हुए, लेकिन लैंड होते ही वहां का नज़ारा बहुत हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स अभी उस जंगल की तरफ से ही आए थे, लेकिन इनके ऊपर वियतनामी सैनिकों ने इतनी गोलियां चलाई हुई थी कि ये हेलीकॉप्टर ही बहुत ज्यादा छलनी हो चुके थे। जिसके बाद रॉय तुरंत उनमें से एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा जो खिड़की पर गन लेकर बैठा रहता है उस आदमी के पास गया और उससे पूछने लगा कि यहाँ सब क्या चल रहा है, तुम अभी कहाँ से आए हो, मुझे सब कुछ बताओ। और इससे पहले कि वो गनमैन कुछ बोल पाता उसने रॉय की आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। असल में दोनों हेलीकॉप्टर्स उन्हीं 12 लोगों की टुकड़ी को बचाने के लिए गए हुए थे, लेकिन जैसे ही ये हेलीकॉप्टर्स उस जंगल के ऊपर पहुंचे और ऊपर मंडराने लगे तभी नीचे मौजूद हजारों वियतनामी सैनिकों ने इनके ऊपर गोलियां चला चलाकर इन्हें वहां से भगा दिया। खैर रॉय ने तुरंत उस गनमैन को यानी कि उसकी लाश को नीचे उतारा और तुरंत उस हेलीकॉप्टर के पायलट के पास गया और कहा कि वहां के हालात क्या हैं, तुम अभी मुझे वहां लेकर चलो। लेकिन पायलट वहां के हालात पहले ही देख के आ चुका था और उसने अभी गनमैन के भी हालात देखे, उसके सामने ही उसने दम तोड़ा था, जिसके बाद वो पायलट बहुत घबरा चुका था और वो वहां जाने के लिए फिर से तैयार नहीं था। जिसके बाद रॉय ने एक और आदमी को पकड़ा और उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं जहाज उड़ाऊंगा, तुम्हें भी जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ाना आता ही है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आगे चलकर ये हेलीकॉप्टर दे दूंगा। लेकिन इस जल्दबाजी में रॉय अपनी खुद की राइफल और जो अपनी मैगजीन्स वगैरह होते हैं वो लेना भूल गए और अब उनके पास सिर्फ उनका एक चाकू और कुछ दवाइयों का डब्बा ही मौजूद था। खैर बीच रास्ते में ही जो रॉय थे उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर अपने साथी को संभलवा दिया और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उनका जंगल के पास पहुंचा नीचे से भयंकर गोलीबारी उस हेलीकॉप्टर पर की जाने लगी थी। लेकिन यहाँ पर पायलट ने थोड़ी अपनी सूझबूझ दिखाई और उसने जिगजैग वाले पैटर्न में अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाना शुरू किया। ये पैटर्न उनका काम भी कर रहा था, लेकिन ज्यादा नीचाई पर यह पैटर्न काम नहीं आ रहा था, क्योंकि नीचाई पर होते हुए वियतनामी सैनिक उसको छलनी कर रहे थे। वो ऊपर तो जिगजैग पैटर्न में अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था और तभी जैसे वो जंगल में आगे पहुंचे तभी उन्हें वहां पर सफेद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इस धुएं को देखते ही रॉय और पायलट समझ गए कि ये जरूर उन्हीं 12 लोगों द्वारा उड़ाया गया होगा जिन्हें हम यहां से बचाने आए हैं। जिसके बाद रॉय ने कहा कि उस धुएं के पास हेलीकॉप्टर को जितना हो सके उतना नीचे लो, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ा सा भी नीचे जाता तभी वियतनामी सैनिक उसके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देते। जिसके बाद रॉय ने फिर से अपने पायलट से कहा कि चलो जितना हो सके तुम अपनी बेस्ट कोशिश करो और जितना हो सके इस धुएं के पास नीचे लो, मैं खुद ही अपने आप यहां से हेलीकॉप्टर से कूद जाऊंगा। जिसके बाद पायलट उसकी तरफ ऐसे हैरानी से देखने लगा और बोला कि क्या तुम पागल हो, तुमको पता है नीचे कूदते ही वो तुमको छलनी कर देंगे। लेकिन रॉय नहीं माना और उसने कहा कि तुम नीचे लो, मैं अपने आप कूद जाऊंगा। खैर पायलट ने भी वैसा ही किया और उसे थोड़ा सा नीचे लिया, जिसके बाद हमारा रॉय बिना पैराशूट के ही जंगल में पेड़ों के बीच कूद गया। पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरा, कई बार पेड़ों में भी अटका, लेकिन फिर भी वो नीचे गिर चुका था। अब उसे काफी चोटें भी लगी थी और वो अब अपने सैनिक जो उसके साथी सैनिक थे उससे तकरीबन 100 गज दूर कूदा था। ये सब होता देख वियतनामी सैनिक भी बहुत हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि ये अजीब पागल आदमी है, ऊपर से बिना किसी हथियारों के साथ ऐसे ही नंगा कूद गया, इसकी तो ड्रेस भी पूरी नहीं है। और जैसे ही वो नीचे कूदा उसने तुरंत कूदते ही अपने साथी सैनिकों की तरफ भागना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो वियतनामी सैनिकों ने भी उसके ऊपर गोलियां नहीं चलाई, लेकिन यही वियतनामी सैनिकों की सबसे बड़ी गलती बनकर सामने आई। अगर वो शुरुआत में गोली चला देते तो आगे कुछ निकलता ही नहीं, आगे कुछ बनता ही नहीं। लेकिन रॉय बहुत बहादुर थे और उन्होंने तुरंत कूद
कूदते ही नीचे भागना शुरू कर दिया और वो सीधा भागते भागते अपनी टुकड़ी के पास जाने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वियतनामी सैनिकों को भी ये एहसास हो गया कि अब उन्हें इस सैनिक पर गोली चलानी चाहिए और उन्होंने ताबड़तोड़ रॉय के ऊपर भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक तो रॉय के सर के पीछे और एक पैर में गोली लगी। लेकिन इतना ही नहीं, एक ग्रेनेड भी उसके पास आकर फटा और एक ग्रेनेड के धमाके से रॉय बहुत दूर जाकर गिरे और इससे भी उसके शरीर में काफी चोटें आई। लेकिन जैसे ही रॉय भागते भागते मरते पड़ते अपने सैनिकों के पास पहुंचा, वहां पहुंचकर उसने जो हालात देखे उसे देखकर वो भी दंग रह गया, क्योंकि 12 में से 4 सैनिक तो मारे जा चुके थे और जो बाकी के 8 बचे हुए थे वो भी अधमरे जैसे ही थे। वो ना लड़ सकते थे और वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में वहां पड़े हुए थे। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जो बाकी के 8 लोग बचे हुए थे उनमें से भी 3 लोगों के आंखों में गोलियां मारी गई थी उनमें से, और उनकी तो आंख तक नहीं खुल रही थी। जो दूसरी आंख थी वो तो खुल ही नहीं रही थी और जो ये वाली आंख थी वो तो अंदर ही धंस चुकी थी। जिसके बाद रॉय ने अपने बाकी बचे 8 सैनिकों को एक एक करके मॉर्फिन का इंजेक्शन उनकी आर्म्स में लगा दिया ताकि उनका दर्द थोड़ा सा कम हो जाए और उनके शरीर में थोड़ी सी हिम्मत बन जाए। जिसके बाद उसने अपने सभी सैनिकों को, बाकी बचे सैनिकों को एक एक करके दूसरे कवरिंग एरिया तक पहुंचाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले एक ऐसी जगह जंगल में ढूंढी जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड किया जा सकता था और वो एक एक करके अपने साथियों को खींचना वहां शुरू करने लगा। जब वो अंतिम सैनिक को अपने खींचकर वहां तक दूसरी कवरिंग एरिया तक पहुंचा रहा था तभी उसने साइड में ही अपने मरे हुए साथी की बंदूक को उठा लिया और एक हाथ से उसको खींचते हुए दूसरे हाथ से ऐसे गोलियां चलाते हुए वो अपने दूसरे कवरिंग एरिया तक वहां पहुंच गया। लेकिन इसी लास्ट सैनिक को बचाते हुए इसी गोलीबारी में एक गोली उसकी ही जांघ में लग गई और वो बिल्कुल ही अब अधमरा हो चुका था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो खींचते खींचते फिर भी 8 सैनिकों के पास अपने लास्ट सैनिक को लेकर पहुंच गया। जिसके बाद सभी 8 सैनिकों को वहां पहुंचाने के बाद उसने एक स्मोक ग्रेनेड लिया और उस खाली जगह में जाकर फोड़ दिया और उससे उठने वाला धुआं ऊपर पहुंचा और ऊपर जो हेलीकॉप्टर जिससे वो कूदा था वो भी वहां से गया नहीं था। वो वियतनामी सैनिकों से दूर वहीं पर आसपास मंडरा रहा था और जैसे ही उस पायलट ने वो स्मोक देखा वो तुरंत समझ गया कि उसे वहां लैंड करना है। हेलीकॉप्टर वहां तुरंत पहुंचा और वहां लैंड करने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले तो उसने जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, रॉय ने अपने साथियों को एक एक कर उसके अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर फेंकना शुरू किया और ये सब काम करते हुए जब 1-2 सैनिक बचे हुए थे तभी वो वहां से भागा और जो आसपास दुश्मनी सैनिक मरे हुए थे और जो उसके खुद के सैनिक, जो साथी सैनिक थे, जो 4 लोग मरे थे, उनकी ही बंदूकें उठाकर लाने लगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ हेलीकॉप्टर आ चुका था तो रॉय इतनी बेवकूफी भरा काम क्यों कर रहा था? वो सीधा हेलीकॉप्टर में जाकर क्यों नहीं बैठा और वहां से उड़ा क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि आसपास सभी जो वियतनामी सैनिक थे वहां वो घेरे हुए थे इस हेलीकॉप्टर को और उसे मजबूरन इस हेलीकॉप्टर की आवाज को दबाना था और ये काम कर सकती थी गोलियां, और उसके पास गोलियां तो थी नहीं। वो सीधा दुश्मनी सेना के पास गया और जो मरे हुए सैनिक थे उनके पास गया और उनकी बंदूकें उठाकर उनकी गोलियां चलाते चलाते हेलीकॉप्टर की आवाज को दबा रहा था ताकि हेलीकॉप्टर आराम से उड़ सके। लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर तक जा रहा था तभी उसे अपना ही एक मरा हुआ साथी सैनिक वहां दिखाई दिया और ये साथी कोई और नहीं बल्कि रॉय का बहुत अच्छा दोस्त था। वो उसे भी अपने साथ उसकी लाश को मतलब कि हेलीकॉप्टर में लेकर जाना चाहता था और जैसे ही वो उसकी लाश को फिर से खींचकर गोलियां चलाते हुए हेलीकॉप्टर तक जा रहा था तभी उसे फिर से एक और गोली आकर लगी। ना सिर्फ उसे यहां गोली लगी थी बल्कि एक ग्रेनेड भी उसके पास आकर फटा था और ये ग्रेनेड फटते ही रॉय जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों के सामने बिल्कुल धुआं धुआं हो चुका था। और जैसे ही ये धुआं छटा उसने देखा कि दर्जनों वियतनामी सैनिक उसकी तरफ ही भागे चले आ रहे हैं और यहां पर उसने सोचा कि अगर उसने अब अपने दोस्त को यहां से साथ ले जाने की कोशिश की तो ये जरूर एक सुसाइड मिशन बन जाएगा, वो खुद भी यहां पर मारा जाएगा। जिसके बाद उसने अपनी वो गोलियां उठाई आसपास मरे सैनिकों की और सीधा वियतनामी सैनिकों के ऊपर गोलियां चलाते हुए अकेले ही हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगा। लेकिन यहां एक और दिक्कत सामने आ गई। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा वो हेलीकॉप्टर तो अब तक क्रैश कर चुका था, क्योंकि जब वो लैंड हुआ था तब उसके पायलट ने इतने झटके से उसे लैंड करवाया कि उसके जो परखच्चे थे वो उड़ चुके थे। जल्दी जल्दी में किसी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया और हद तो तब हो गई जब उसने हेलीकॉप्टर के पायलट के पास जाकर देखा तो उस पायलट को भी दुश्मनी सेनाओं ने गोली मार रखी थी। लेकिन किस्मत से अंदर के जो 8 सैनिक थे वो अभी भी बचे हुए थे। खैर अब रॉय फिर से जलते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर कूदा और उसने अपने 8 सैनिकों को, जो साथी सैनिक थे, उनको बाहर फेंकना शुरू कर दिया और इस बात का उसे डर भी था कि कहीं ये हेलीकॉप्टर उसे ही आग में ना लपेट दे। लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत और ये थी कि उसे अपने बाहर निकाले गए 8 साथियों को कहीं और शिफ्ट करना था, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर यहाँ खड़ा था और इसमें आग लग चुकी थी जिससे अब इसमें कभी भी धमाका हो सकता था। उसने सोचा कि कहीं और यहाँ से चला जाए। उसने बंदूकें उठाई और दोनों हाथों से बंदूकों से फायर करते हुए जो वियतनामी सैनिक पास खड़े थे उनके ऊपर फायर करते हुए उनका ध्यान भटकाया और अपने 8 सैनिकों को कहीं दूसरी तरफ खींचने लगा। ये सब हालात होते देख और वो बार बार गोलियां चलाकर जो वियतनामी सैनिकों को उलझाए हुए था, ये सब होता देख रॉय के मन में एक बात बैठ चुकी थी कि यहां से अब निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कुछ है जो उसे यहां से बचा सकता है, वो है डेंजर क्लोज एयर स्ट्राइक।
और अब आपको यहाँ समझना होगा कि एक मैदान में, जंग के मैदान में एयर स्ट्राइक कैसे काम करती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैदान से ही एक सैनिक जो है वो ग्राउंड पर बने अपने बेस में कॉल करता है और वो कॉल सीधा फाइटर जेट के पायलट तक पहुंचाई जाती है, जिसमें वो पायलट को बताता है कि हम कहां पर है, दुश्मन कहां पर है और उसे कहां पर हमला करना है। लेकिन यहां पर दिक्कत यह थी कि अमेरिकी सैनिक यानी कि रॉय और उसके साथी और वियतनामी सैनिक भी बहुत पास पास थे। कहीं ये ना हो जाए कि वो पायलट को समझाए कि सामने वो वियतनामी सैनिक है और वो गलती से ऊपर से लोकेशन सही समझ ना पाए और जो वो बम बरसाएगा या फिर गोलियां चलाएगा कहीं वो अमेरिकी सैनिकों को ही ना उड़ा दे। खेल घायल हो चुके रॉय ने अपनी जेब से नक्शा निकाला और बहुत शांति से बैठकर एक हाथ से गोलियां चलाते हुए अपने नक्शे में बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन अपनी ढूंढी, आसपास की जगह को देखा और देखा कि उस नक्शे में वो जगह कहाँ है। लोकेशन को ढूंढकर उसने एयरक्राफ्ट के पायलट को बहुत सटीक तरीके से समझा दिया कि हम कहाँ पर हैं, दुश्मन कहाँ पर है और तुम्हें कहाँ अपने बम बरसाने हैं। पायलट भी इस लोकेशन को बहुत सटीक तरीके से समझ चुका था और उसने रॉय के द्वारा बताई गई जगह पर बम बरसा दिए। रॉय अभी भी बार बार उसे बोल रहा था कि अब यहाँ पर वो वियतनामी सैनिक इस तरफ भाग रहे हैं, इस तरफ भाग रहे हैं, यहाँ बरसाओ, वहां बरसाओ। लेकिन बदकिस्मती से जो एयरक्राफ्ट रॉय की मदद के लिए वहां पहुंचा था उसमें फ्यूल बहुत कम था और उसे मजबूरन वापस अपने बेस तक उड़ान भरनी थी। जैसे ही वो प्लेन वहां से गया तभी वियतनामी सैनिक जो कुछ हद तक बचे हुए थे, काफी तो मर चुके थे, ये सब देखकर वियतनामी सैनिकों को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और इनमें से ही एक गोली फिर से रॉय के पैर में आकर लगी। ये गोली लगते ही रॉय समझ गया कि अब उनके पास बचने का कोई चांस नहीं है। उनके पास हवाई सेना भी मौजूद नहीं है जो यहाँ पर आकर उनकी मदद कर सके, उसके पास गोलियां भी नहीं है जिसे वो चलाकर दुश्मनी सेना को पीछे की ओर खदेड़ सके। उसके साथी सैनिक जो 8 उसके जो बचे हुए थे वो भी अब लड़ने की कगार पर नहीं है, वो बेचारे मरने ही वाले हैं। वो कर भी क्या सकते हैं और उसने अंतिम में सोचा कि बेचारों की मौत होने ही वाली है, वो खुद भी मरने वाला है, तो क्यों ना इनको तो कम से कम दर्द से रहित मौत दी जाए। और उसने तुरंत फिर से मॉर्फिन के इंजेक्शन निकाले और सीधा जाकर अपने एक टीममेट्स के पास वो इंजेक्शन उनकी बाहों में ठोक दिए ताकि कम से कम इनकी मौत हो तो वो बिना दर्द के हो। इस काम को अभी तक तकरीबन 10 से 11 घंटे बीत चुके थे और तभी जैसे ही उसने अंतिम टीका लगाया तभी उसे ऊपर से हेलीकॉप्टर के अपने पास आने की आवाज सुनाई दी। और कमाल की बात यह थी कि उस हेलीकॉप्टर में बैठा जो गनमैन था वो शायद वही पायलट था जो पहले अपना एयरक्राफ्ट लेकर आया था, क्योंकि वो बिल्कुल सटीक तरीके से उन वियतनामी सैनिकों के ठिकानों पर गोलियां चला रहा था जैसे उसे किसी ने पहले ही बता रखा हो कि वो वियतनामी सैनिक यहां छुपे हुए हैं। ये देखकर रॉय बहुत मोटिवेट हुआ और उसने अपने बाकी बचे सभी साथियों को ये बता दिया कि अब उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर यहां उतर चुका है। और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उतर ही रहा था और जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा तभी रॉय ने तुरंत अपने बाकी बचे सैनिकों को हेलीकॉप्टर के अंदर धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन वही रॉय की पुरानी आदत यहाँ सामने आई और जैसे ही वो अपने सैनिकों को हेलीकॉप्टर के अंदर धकेल रहा था वो फिर से वहां से भागा और अब की बार उसे फिर से बंदूकें उठानी थी और साथ ही जो अपने मरे हुए जो सैनिक थे उनको भी वहां से निकाल कर यहाँ लेकर आना था। और वो फिर से वहां से भागा और लेकिन अब फिर से भागते हुए उसके एक सीधा पेट में इस तरफ गोली आकर लगी। उसे लग रहा था कि जहां वो जा रहा है वहां पर कोई भी वियतनामी सैनिक मौजूद नहीं है, सारे तो इस हेलीकॉप्टर के गनमैन द्वारा मारे जा चुके हैं। लेकिन वहां पर फिर भी एक सैनिक था जिसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी और वो फिर भी पीछे से घात लगाकर बैठा हुआ था। और जैसे ही रॉय वहां पर पहुंचा उसने अपने जो राइफल का बट होता है उससे रॉय के शरीर पर हमला कर दिया। रॉय इस हमले में नीचे जा गिरा और वो तुरंत वो सैनिक जो था रॉय के ऊपर आकर बैठ गया और उसने बट से बार बार उसके चेहरे पर वार किए। लेकिन फिर भी किसी मूवी के सीन की तरह रॉय ने उस राइफल के बट को पकड़ा और ऐसे घुमाकर उसको तो नीचे लिटा दिया और खुद उसके ऊपर बैठ गया, जिसके बाद उसने तुरंत उस राइफल की नाल को ही उस सैनिक के शरीर के अंदर घोंप दिया। लेकिन जैसे ही वो वापस उस बंदूकों को उठाकर वहां से भाग रहा था तभी उसे अपने मरा हुआ साथी सैनिक दिखाई दिया और उसने उसकी ड्रेस को पकड़ा और उसे भी बंदूकें चलाते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ घसीटने लगा। और फाइनली उसे भी अपने साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ाने के बाद रॉय भी ऊपर चढ़ गया और फाइनली इन सारे मिशन में से वो 8 लोग और एक मरा हुआ व्यक्ति और रॉय खुद यानी कि टोटल 10 व्यक्ति यहाँ इस सिचुएशन से बाहर निकाल लिए गए। लेकिन यहाँ हेलीकॉप्टर में बैठते ही रॉय की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उसके जगह जगह शरीर में छेद हो चुके थे। वो कहीं कहीं जगह से अपने छेदों को पकड़कर ऐसे बैठा हुआ था जिससे खून रिस रहा था और वो उन्हें बार बार रोक रहा था, कभी इस छेद को रोकता, कभी ऐसे रोकता, कभी ऐसे रोकता, कभी ऐसे रोकता। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फाइनली वो उनका हेलीकॉप्टर अपने बेस में लैंड हुआ और तुरंत इन सभी सैनिकों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लेकिन यहाँ डॉक्टर देखकर हैरान थे और ये परेशान भी थे कि यहाँ रॉय के किस शरीर के हिस्से से उसका इलाज शुरू किया जाए, क्योंकि हर शरीर के हिस्से में तो गोलियां ही गोलियां भरी हुई थी। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि रॉय के शरीर में कुल टोटल उस समय 37 छेद मौजूद थे। इनमें से आधे से ज्यादा तो वहां गोलियों के द्वारा बनाए गए थे और कुछ चाकुओं के द्वारा बनाए गए थे और जो बाकी बचे छेद थे वो यहां पर जख्म के रूप में सामने आए जो उस सैनिक द्वारा
बट मार मार कर रॉय के शरीर पर बनाए गए थे। और फाइनली रॉय का इलाज शुरू किया गया, लेकिन बदकिस्मती से सभी को बचाने वाला रॉय यहाँ पर खुद हिम्मत हार गया और डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और जब उसकी लाश को बॉडी बैग में डाला जा रहा था, बॉडी बैग में रखा गया और फाइनली उसके ऊपर से चैन बंद की जा रही थी, चैन आधी बंद हो चुकी थी, तभी रॉय ने अपना मुंह खोला और अपने मुंह से थूक सीधा जो ऊपर उसकी चैन बंद कर रहा था उस डॉक्टर के मुंह पर थूक फेंका। आप सोचेंगे कि थूक फेंकने का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर और कोई तरीका ही नहीं था जिससे रॉय बात कर सके, क्योंकि उसके हाथ पैर तो वो हिला ही नहीं सकता था, वो बांध दिए गए थे ऐसे बॉडी बैग में पैक करने से पहले। और फिर उसके जो जो लाइन थी जिससे हम हिला खोल बंद कर कर बात करते हैं, वो भी बट मार मार कर तोड़ी जा चुकी थी, वो उसको हिला ही नहीं पा रहा था, आंखें उसकी खुल नहीं सकती थी क्योंकि वहां पर खून इतना गिरा हुआ था कि वो सूख कर बिल्कुल जम चुका था, आंखें उसकी खुल नहीं सकती थी। और फाइनली उसके पास एक ही तरीका बचता था, उसने अपने मुंह थोड़ा सा खोलकर डॉक्टर के मुंह पर थूक फेंका। ये सब देखकर डॉक्टर भी बहुत हैरान थे, उसे तुरंत बॉडी बैग से बाहर निकाला गया और उसके अच्छे इलाज के लिए उसे तुरंत जापान के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहां पर उसका काफी लंबा इलाज चला, जिसके बाद उसे वहां से निकाल कर तुरंत 1 साल के लिए फिर से टेक्सास के अपने घर में ही भेज दिया गया, वहां पर उसे आराम करना था। 1 साल बिताने के बाद उसके सारे घाव भर चुके थे और अब उसे यहाँ पर डिस्टिंग्विश सर्विस क्रॉस और कांग्रेशनल मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया, जो कि यूएस मिलिट्री का सबसे ऊंचा पुरस्कार भी माना जाता है। लेकिन उसे ये पुरस्कार सन 1981 में मिला, क्योंकि इसका पेपर वर्क पूरा होने में काफी लंबा टाइम लग गया और जो 8 लोग उसके द्वारा बचाए गए थे वो तब से लेकर अपने मरते दम तक शायद वो जिंदा हो भी सकते हैं या फिर ना भी हो, लेकिन तब तक उसका यानी कि रॉय का शुक्रिया अदा करते रहे। खैर 63 साल की उम्र में यानी कि सन 1998 में रॉय की मौत हो गई और अब की बार ये फाइनल मौत ही थी। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट पुरुष को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट। नेक्स्ट वीडियो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।